वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट जिसे सेमाफोर कहा जाता है इस पे डिस्कशन करेंगे कि सेमाफोर क्या चीज़ है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। मैं विद एग्जांपल सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सेमाफोर का कॉन्सेप्ट है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको डिफाइन भी करेंगे हम। तो हमारे पास देखें कुछ प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे जिस तरह मेंशन है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और हमारे पास ये मेमोरी में कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है जिसमें कुछ रिसोर्सेज हैं और ये तीनों प्रोसेस इस रिसोर्स को यूज करना चाह रहे हैं जो रेड बॉक्स में है। ये जो रेड बॉक्स में रिसोर्स है, आप कह लें कि ये एक शेयरेबल रिसोर्स है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ये लाजमी नहीं ये जो मैंने लिखा है यही इंस्ट्रक्शन हो, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब है ये जो रेड बॉक्स में आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं, ये एक शेयरेबल रिसोर्स है। शेयरेबल रिसोर्स का मतलब है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस इस रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं। हमारे केस में मैंने जो एग्जांपल बनाई, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 इसको यूज करना चाह रहे हैं। अब अगर तो ये 1 बाय 1 यूज करते हैं, पहले प्रोसेस 1 यूज कर लेता है, फिर प्रोसेस 2, फिर प्रोसेस 3, फिर तो कोई इशू नहीं आता। लेकिन इशू ये है कि जब ये शेयरेबल रिसोर्स है, इसका मतलब है ये सब ने यूज करना है। हो सकता है प्रोसेस 1 यूज कर रहा हो, दरमियान में ही प्रोसेस 2 आ जाए, क्योंकि शेयरेबल है, प्रोसेस 2 यूज करना शुरू कर दे, 2 थोड़ा सा यूज करे, दरमियान में प्रोसेस 3 आ जाए, वो इसको यूज करना शुरू कर जाए। अगर तो इस तरह से होगा तो इशू क्या आएगा? इशू शायद ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो है डेडलॉक अक्कर हो जाए, हमारी आउटपुट ठीक ना आए, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आना शुरू हो जाए हमारे पास। ये इन चीजों को हम रेस कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक जो चीज हमें समझ आई कि हमने देखा कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस किसी एक रिसोर्स को यूज करना चाह रहे हैं, शेयरेबल रिसोर्स को। ये जो रेड बॉक्स है जो शेयरेबल रिसोर्स होता है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं। प्रोसेस 1, 2, 3 ये सारे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये सारे एंटर हो जाएंगे एट अ टाइम, शेयरेबल वे में यूज करेंगे रिसोर्सेज को या इस क्रिटिकल सेक्शन वाले रिसोर्स को, तो हमारे पास प्रॉब्लम आएगा, जिसे मैंने आपको बताया कि हम रेस कंडीशन या रेस प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम ये जो प्रोसेसेस हैं ये सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करें, यानी पहले प्रोसेस 1 यूज कर ले, फिर 2 कर ले, 3 कर ले, या पहले 3 कर ले, फिर 1 कर ले, फिर 2 कर ले, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करे। अब अगर हमने इसको इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करवाना है तो हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। तो वो जो टेक्निक हमारे पास है, उस एक टेक्निक उसमें से है सेमाफोर, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताई ताकि आपको पता लगे कि हमें सेमाफोर की जरूरत क्यों पड़ी। हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, हम कह लें कि हमने एक टेक्निक यूज करनी है, यानी हमने प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करवाना है। सिंक्रोनाइज करवाने के लिए कोई मेथोडोलॉजी, कोई टेक्निक हमें चाहिए होगी। उन टेक्निक्स में से, वो मल्टीपल टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक में से एक टेक्निक सेमाफोर है। आपको अब ये भी पता लग गया कि क्रिटिकल सेक्शन के, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम सेमाफोर कहते हैं। अब यहां पे हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल। ये एक वेरिएबल होता है, इंटीजर वेरिएबल होता है, जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है, यानी 1, 2, 3 इस तरह की इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर होगी। दैट सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। हमने क्रिटिकल सेक्शन भी देख लिया। क्रिटिकल सेक्शन एक शेयरेबल रिसोर्स होता है जिसको आप कह लें कि मल्टीपल प्रोसेसेस ने यूज करना होता है अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के लिए। तो सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस। तो ये हम एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से मुराद ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा कि अगर प्रोसेस 1 इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो प्रोसेस 1 उसको यूटिलाइज करे, अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे, फिर एग्जिट हो, फिर प्रोसेस 2 या प्रोसेस 3 की बारी है। तो इसको हम कहते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड एक मैनर के अंदर असेस होगी प्रोसेसेस की, जिससे हमारे पास ये जो है क्रिटिकल सेक्शन वाला प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब किस तरह से इसने काम करना है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेमाफोर जो है ना, उसकी 2 टाइप्स हैं। यहां पे मैंने मेंशन कर दी 2 टाइप्स हैं, वन इज बाइनरी एंड अदर वन इज काउंटिंग। बाइनरी से मुराद क्या है? बाइनरी से मुराद 2 होता है, यानी इसकी वैल्यू या तो 0 होती है बाइनरी में या 1 होती है। इसी तरह जो काउंटिंग है, काउंटिंग को हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन भी कहते हैं, और इसमें रेंज होती है, जो रेंज होती है वो -∞ से लेके हमारे पास +∞ तक होती है।
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। तो इस लेक्चर में हम बाइनरी सेमाफोर के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब बहुत आप डिफरेंट अगर बुक्स में देखें या लिटरेचर में देखें तो कई दफा कोड उसका समझाने के लिए इस तरह से चीजें लिखी होती हैं कि उसमें बहुत कंप्लेक्सिटी आ जाती है। तो मेरी ये कोशिश है मोस्ट सिंपलेस्ट वे के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊं ताकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो अभी तक जो हमने बात की उसको मैं समराइज करता हूं, फिर इसकी तरफ आता हूं। ये जो नीचे कोड लिखा है देख के आपने कोई परेशान नहीं होना कि पता नहीं कितनी टेक्निकल चीज है, ये बहुत आसान चीज है। समराइज मैं करने लगा हूं, एक दफा इसको सुने कि मैं क्या कह रहा हूं ताकि आपका ये फिर पता लग जाए। अभी तक जो हमने बात की है कि हमारे जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस प्रोग्राम के किसी एक पार्ट को असेस कर रहे होते हैं, वो उनके लिए शेयरेबल रिसोर्स कहलाता है। जिस तरह हमारे केस में ये रेड बॉक्स के अंदर जो है ये शेयरेबल रिसोर्स है। ये जो शेयरेबल पार्ट होता है ना इसका, ये इस पूरे प्रोग्राम में इससे ऊपर भी कुछ लाइंस है, नीचे भी कुछ लाइन है, जो शेयरेबल पार्ट है इसको कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। अब अगर तो इसको एट अ टाइम सारे प्रोसेसेस यूज कर रहे होंगे, कभी प्रोसेस 1, कभी प्रोसेस 2, कभी प्रोसेस 3, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो इनकंसिस्टेंट आउटपुट आएगी, वो ठीक नहीं आएगी। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जैसे डेडलॉक अकर होना और इस तरह की चीजें। तो इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन का कोई सोल्यूशन होना चाहिए या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अब वो सोल्यूशन यही है कि हम इनको सिंक्रोनाइज्ड कर दें। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, उसको यूटिलाइज करे, अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करे। उसके लिए हमें कुछ टेक्निक की जरूरत होती है। उन टेक्निक में से एक टेक्निक है सेमाफोर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये किस तरह से काम करेगी। बाइनरी सेमाफोर की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ एक तरफ एंट्री सेक्शन, एक तरफ लिखा है एग्जिट सेक्शन। ये दोनों सेक्शन एग्जीक्यूट होंगे। एंट्री सेक्शन को हम अक्सर डाउन से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वेट से भी और पी से भी। यानी जब इसको कोडिंग की फॉर्म में लिखते हैं तो कई जगह डाउन लिखा मिलेगा, वेट लिखा मिलेगा, पी लिखा मिलेगा। इसी तरह एग्जिट सेक्शन की जब बात करते हैं तो उसको कई जगह अप से, सिग्नल और वी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है ना वो होती है 0। अब आप इसको ये जो लिखा है ना वेट एस अंदर लिखा हुआ है सेक्शन में, एस से मुराद सेमाफोर। ये जो हमने लिखा है ना इंटीजर वेरिएबल है, इसको हम रिप्रेजेंट ही एस से करते हैं। ठीक है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं इस इंटीजर वेरिएबल को। तो इनिशियली तो इसकी वैल्यू होती है 0। सपोज करें अब वैल्यू 0 थी, वेट 0, यानी वेट एस, वेट 0 था। वाइल में गया एस इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है? लेस देन 0 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 0 तो है। ठीक है, इक्वल टू 0 का मतलब है कंडीशन ट्रू हुई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब है आगे सेमी कॉलन लगा हुआ है, हम यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वाइल की बॉडी कोई नहीं है। सिंपल ये कंडीशन है, आगे सेमी कॉलन है, कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। सपोज करें एस की वैल्यू अब 1, प्रोसेस 1 आया और एस की वैल्यू हमारे पास हो गई 1। ठीक है, एस की वैल्यू 1 हो गई। मैं कह रहा हूं प्रोसेस 1 आया, आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रोसेस 2 या 3। 1 पर लिखा है, हम 1 पहले या 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसेस 1 आया, एस की वैल्यू होगी 1। जब ये एंट्री सेक्शन में, पहले एंट्री सेक्शन में एंटर होना जरूरी है अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए। एंट्री सेक्शन में आया प्रोसेस 1, उसने कंडीशन देखी वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू 0। एस क्या है? 1। ठीक है, तो क्या जो 1 है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है? कंडीशन फॉल्स हो गई। 1 तो 0 से बड़ा है ना 0 के इक्वल है ना 0 से छोटा है, 1 तो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम आगे अगली लाइन में आएंगे, s इक्वल टू एस माइनस 1। s इक्वल टू एस माइनस 1 का क्या मतलब? s की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस 1 हुआ तो s की वैल्यू हमारे पास होगी 0। अब जब s की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है जो प्रोसेस 1 है वो इसमें एंटर हो गया, हमारी इस स्टेट में जो क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया हुआ है। यानी 1 था, जब 1 हुआ उसने देखा ये कंडीशन मेरे पास जो है वो फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया और उसके बाद ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो गई, s-1, उसकी वैल्यू इस वक्त 0 हो गई। अब प्रोसेस 1 हमारे क्रिटिकल सेक्शन में है, उसकी प्रोसेसिंग जो भी करनी है, जो भी रिसोर्सेज यूज करने हैं इस वक्त वो यूज कर रहा है। सपोज करें प्रोसेस 1 की प्रोसेसिंग चल ही रही थी, प्रोसेस 2 आ गया। प्रोसेस 2 ने जब एंटर होना है तो उसने देखना है s की वैल्यू क्या है। हमने देखा जब प्रोसेस 1 एंटर हुआ था तो s की वैल्यू उसने एंड पे 0 कर दी थी। ये जो कंडीशन जब चली थी 0 हो गई थी। प्रोसेस 1 को s की वैल्यू मिली 0, उसने चेक किया s इज लेस देन और इक्वल टू 0। यस, s इज इक्वल टू 0। ये लेस देन इक्वल टू का मतलब है कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो s की वैल्यू अगर 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई ना तो ये जो हमारा प्रोसेस 2 है ये ट्रैप हो जाएगा, यानी ये इसी वाइल लूप में ही रहेगा।
क्योंकि आगे सेमी कॉलन लगा है और वाइल की कोई बॉडी भी नहीं है। सेमी कॉलन का मतलब है ये इसी में वाइल में ही घूमता रहेगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ही नहीं हो पाएगा जब तक ये वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, अब देखें क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 एंटर ही नहीं हो पा रहा। इसी तरह से अगर उसी दौरान प्रोसेस 3 भी आ जाए, प्रोसेस 3 आएगा, एस की वैल्यू तो 0 पड़ी हुई है, वो भी जब ये वाइल कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, वो भी यहां पे ट्रैप हो जाएगा, यानी वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ही नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, अब प्रोसेस 1 सपोज करें जो कि क्रिटिकल सेक्शन में था, उसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की, उस रिसोर्स को यूज किया, अब उसने एग्जिट होना है, तो ये एग्जिट सेक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जिट सेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास एस की वैल्यू तो 0 हो गई थी ना, मैं यहां लिख देता हूं, एस की वैल्यू 0 हो गई थी, उस 0 में 1 ऐड किया तो एस की वैल्यू होगी 1। इस वक्त अब एस की वैल्यू 1 हो गई और प्रोसेस 1 जो है वो एग्जिट हो गया हमारी क्रिटिकल सेक्शन से। अब जब एस की वैल्यू 1 हुई, प्रोसेस 2 जो था वो वेट कर रहा था, क्योंकि प्रोसेस 2 भी वेट कर रहा था, 3 भी, लेकिन 2 का वेट पहले शुरू हुआ था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिस तरह हो रहा होता है, प्रोसेस 2 वेट कर रहा था। जैसे ही एस की वैल्यू 1 हुई, मैं यहां पे लिख देता हूं एस की वैल्यू 1 हो गई, यहां पे उसने चेक किया कि एस इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स। एस की वैल्यू 1 है, 1 0 से कम भी नहीं है, 0 से इक्वल भी नहीं है, बल्कि वो तो 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हमारा प्रोसेस 2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया और उसने एस की वैल्यू क्या कर दी, जो भी एस की वैल्यू थी उसमें से 1 माइनस कर दिया। एस की वैल्यू तो 1 थी, 1 में से 1 माइनस कर दिया, वो हो गई 0। एस की वैल्यू 0 कर दी और खुद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। अब वो अपनी जो भी क्रिटिकल सेक्शन से उसको जो रिसोर्सेज चाहिए उनको यूज कर रहा होगा। सपोज करें अब प्रोसेस 3 दोबारा आता है, प्रोसेस 3 दोबारा आया, उसको एस की वैल्यू क्या मिली, 0, क्योंकि जैसे ही S1 एंटर हुआ था उसने S-1 कर दिया था, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होकर S की वैल्यू 0 हो गई थी, उसको 0 मिली। जब प्रोसेस 3 आया उसने दोबारा चेक किया, S की वैल्यू 0 है, उसने चेक किया 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कंडीशन जो है वो ट्रू है और वाइल है और आगे सेमी कॉलन भी है, वो इसमें ट्रैप हो गया, वो यहीं पे रुका रहेगा, वो कह लें कि उसमें एंटर ही नहीं हो सकेगा क्रिटिकल सेक्शन में। यानी अगर तो ये वाली कंडीशन, वाइल वाली कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो जाती ना, फिर उसने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाना था और एस में से एक माइनस कर देना था। तो इसका मतलब है इस वक्त प्रोसेस 2 उसमें है, प्रोसेस 2 ने अपनी प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद वो गया एग्जिट सेक्शन में। एग्जिट सेक्शन में क्या किया, एस की वैल्यू तो 0 हो गई थी ना लास्ट पे, 0 में 1 ऐड किया, 1 हो गई और खुद एग्जिट हो गया। जब एस की वैल्यू 1 हो गई, प्रोसेस 3 आया, उसने चेक किया एस की वैल्यू 1 है, उसने कंडीशन चेक की कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस 3 एंटर हो गया और उसने एस की वैल्यू क्या कर दी, S-1, यानी 1 - 1 एस की वैल्यू 0 कर दी, ताकि कोई और प्रोसेस उसमें ना आ सके, अगर वो भी वो इस शेयरेबल रिसोर्स को या क्रिटिकल सेक्शन वाले रिसोर्स को यूज करना चाह रहा है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके ये अपने प्रोसेस जो हैं अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेंगे। और आपने देखा कि सेमाफोर ने हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया सिंक्रोनाइजेशन का, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, यानी कि जब एक प्रोसेस था वो एट अ टाइम उसको यूज कर रहा था एक प्रोसेस ही, दूसरा प्रोसेस वेटिंग स्टेट के अंदर चला गया था, वो वेट कर रहा था। जब 1 की प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई वो निकला, तो फिर प्रोसेस 2 गया, फिर प्रोसेस 3 गया। तो जरूरी नहीं है सीक्वेंस से जाए, अगर प्रोसेस 3 पहले आया होता तो प्रोसेस 3 की पहले प्रोसेसिंग हो जानी थी। तो ये इसमें जो लिखा था ना हमारे पास स्टार्ट में, हमने कहा था इंटीजर वेरिएबल एस का ये इसके अंदर रोल है इंटीजर वेरिएबल का, कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो और उस कोड को एग्जीक्यूट करे। तो ये हम कह सकते हैं कि सेमाफोर जो है ये एक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसेस के लिए, जिससे हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सेमाफोर का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।